नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 2 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आपके पेपर कोड ईपीसी 2 के यूनिट 2 में पढ़ना है दृश्य कला एवं शिल्प, यानी कि विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट्स। हमें जो है दृश्य कला एवं शिल्प की समझ, उनका महत्व, दृश्य कला क्या है, विजुअल आर्ट किसे कहते हैं, इसके साथ ही क्षेत्रीय कला, बहुत कुछ इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। लेकिन इन सब से पूर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि जिसे हम सभी को जानना है, वो होती है कला। हम दृश्य कला की बात करते हैं। देखिए, जब तक हम कला को नहीं समझेंगे, कई बार ऐसा होता है कि प्रशिक्षु जो हैं हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि सर दृश्य कला किसे कहेंगे, समकालीन कला क्या है, क्षेत्रीय कला किसे कहेंगे, कला किसे कहेंगे। यदि उन्हें विद्यार्थी को प्रश्न दिया जाता है क्षेत्रीय कला के बारे में लिखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, कला का डिफिनेशन दे देते हैं। कला के बारे में कहा जाता है तो क्षेत्रीय कला का कहते हैं, डिफिनेशन देने लगते हैं। यदि उन्हें हम प्रश्न देते हैं कि समकालीन कला लिखना है, समकालीन कलाकार लिखना है, तो फिर क्षेत्रीय कलाकार के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि आप कह सकते हैं कि एक कन्फ्यूजन का माहौल रहता है, यानी कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस कला में हम अंतर कैसे करें, दृश्य कला किसे कहें, समकालीन कला क्या होती है, क्षेत्रीय लोक कला क्या है, कला क्या है। तो चूंकि ये टॉपिक तो हमने आपके ऑफलाइन क्लास में कवर करा दिया था, फिर भी आप सभी की इच्छा थी, बहुत प्रशिक्षकों का मैसेज भी आया था, तो इसीलिए हमने उसको फिर से रिवीजन करने का फैसला लिया है। और आज हम फिर से जानेंगे कला के बारे में। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आज के क्लास में हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है कला का अर्थ, कला की परिभाषा और कला का वर्गीकरण। कला के वर्गीकरण के अंतर्गत 5 चीजें होती है: चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। आज का क्लास का आपका टॉपिक है भारतीय कला एवं कलागत तत्व। ये मेरा टॉपिक अभी लगातार चलेगा। हम लगातार 2-3 दिन इसी टॉपिक पर आप सभी के बीच वीडियो लाते रहेंगे, ताकि जो इंडियन आर्ट है, भारतीय कला है, और जो भारतीय कला के जो कलागत तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, इसके बारे में आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कला का अर्थ। कला की अर्थ क्या है, कला किसे कहते हैं? ये कला होता है कि किसी भी कार्य को, जब हम देखिए कला की परिभाषा करेंगे तो ना हम चित्रकला का नाम लेंगे, ना मूर्ति कला का लेंगे, ना वास्तुकला का लेंगे, ना संगीत कला का, ना काव्य कला का। यानी कि ये 5 क्या है, कला के भाग हैं, कला का वर्गीकरण है। अधिकतर बार प्रशिक्षुओं में ये कन्फ्यूजन रहता है कि जब हम कला की बात करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि हम केवल चित्रकला की बात करें, वो बाकी कलाओं को गौण कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब कला की बात हो तो केवल चित्रकला नहीं आता, उसमें ये 5 कलाएं भी समाहित हो जाती है। तो जब भी हम कला की बात करें, कोई आपसे पूछे कि कला का क्या अर्थ है, कला किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि किसी भी कार्य को पूरी कुशलता, निपुणता से संपन्न करना ही कला कहलाता है। यहाँ परिभाषा में क्या था, किसी भी कार्य को, आप चाहे कोई भी काम करें, इन 5 के अलावा भी कोई काम करते हैं, यदि आप शिक्षक बन रहे हैं या फिर किसी को पढ़ा रहे हैं, तो यदि आप पढ़ाने के काम को पूरी निपुणता से, पूरी कुशलता के साथ करते हैं, तो वही कला है। ठीक है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन या मंदिर बनाना, गीत गाना, गीत लिखना, काव्य की रचना करना, ये सब क्या है, कला की श्रेणी में तभी आएगी, या आप इसे कला तब कहेंगे जब गीत सुमधुर और लय ताल के साथ गाया जाए। इसी प्रकार काव्य, नाटक, चित्र, मूर्ति इत्यादि की कला की परिधि में तभी आएगी जब उसमें अर्थ, रस, भाव और रूप की सुंदर निष्पत्ति हो। यानी कि ये सब चीज़ें जो है, या जो काम आप कर रहे हैं, वो कला की श्रेणी में कब आएगी? वो कला की श्रेणी में तब आ सकती है जब उसमें रस, भाव, रूप और रूप की जो है सुंदर निष्पत्ति होनी चाहिए। यानी काम आप
बेहतर तरीके से संपन्न करेंगे तभी वो कला की श्रेणी में आएगी, अन्यथा वो कला की श्रेणी में नहीं आ सकती है। जैसा कि मैंने कहा ही आपको, किसी भी कार्य को पूरी कुशलता यानी पूर्णता से संपन्न करना ही कला कहलाता है। कला की ही अर्थ है, कला की परिभाषा है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक आपके काम में कुशलता नहीं आएगी, पूरी निपुणता के साथ आप उस काम को नहीं करेंगे तो कला की श्रेणी में नहीं आ सकती है। आप सभी जानते होंगे कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। कला जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति की हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है कल धातु से मानी जाती है। कला शब्द की उत्पत्ति जो है कल धातु से कला की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। कुछ विद्वान जो है इसकी उत्पत्ति कर धातु से मानते हैं। कुछ विद्वान जो है इसकी उत्पत्ति कर धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। यानी हम क्या समझे, कला का अर्थ हो गया प्रेरित करना या फिर पसंद करना, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आता था कला की परिभाषा। अब हम बात करेंगे डिफिनीशन। अब देखिए यहाँ पर अर्थ और डिफिनीशन में अंतर हो गया। आज के तब समझिए कला होता क्या, कला का मीनिंग क्या है। अब देखिए कला की परिभाषा, कई बार होता है कि आपको परीक्षा में परिभाषाएं लिखनी पड़ती है, परिभाषा बतानी पड़ती है, तो बाकी जो आपका विषय है उस विषय से इतर कला की अनगिनत परिभाषाएं हैं। अनेक विद्वानों ने, अनेक लेखकों ने कला को जो है अलग अलग हिसाब से इसे परिभाषित किया है। हम यहाँ पर कला की परिभाषा के अंतर्गत कुछ विद्वानों की परिभाषाएं आप सभी के बीच आज के क्लास में लेकर आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो के अनुसार, यानी प्लेटो ने जो है कला को परिभाषित करते हुए कहते हैं कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो कहते हैं कला क्या है, कला जो है सत्य की अनुकृति है। उसी तरह अरस्तु के अनुसार, अरस्तु कला को मानते हैं कि कला प्रकृति का अनुकरण है। प्लेटो कह रहे हैं कि कला सत्य की अनुकृति है, और अरस्तु कहते हैं, अरस्तु के अनुसार जो है कला प्रकृति का अनुकरण है। उसी तरह फ्राइड के अनुसार, फ्राइड ने कला को परिभाषित करते हुए कहा है कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। जो भी वासनाएं, जो भी क्रिया हमारे अंदर दब जाती है, उसको उभारने का काम, उभरा हुआ रूप जो है कला है। ये परिभाषा जो है फ्राइड के अनुसार दिया गया, फ्राइड कहते हैं। उसी तरह जो है क्रोचे के अनुसार, क्रोचे ने जो है कला को परिभाषित करते हुए कहते हैं, क्रोचे जी ने कहा है कि हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। क्रोचे के अनुसार क्या हुआ, क्रोचे कहते हैं कि हर एक महान कला, जितनी भी कला हैं, जो महान कला है वो ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की एक अभिव्यक्ति है, यानी कि एक प्रस्तुति है। उसी तरह जो है पांचवें परिभाषा में आप लिखेंगे टॉल्स्टॉय के अनुसार। टॉल्स्टॉय कहते हैं कला भावों को क्रिया, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करता है जिसे देखने या सुनने वालों के मन में भी वही भाव जागृत हो जाए। यानी कला क्या है, कला क्या करते हैं, अपने भाव के द्वारा, यानी कि रंग, रेखा, ध्वनि या शब्द के द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त करता है, इस प्रकार से प्रस्तुत करता है जिससे कि देखने या सुनने वालों के मन में भी वही भाव जागृत हो जाए। कला वही है। ये परिभाषा जो है टॉल्स्टॉय के अनुसार है। उसी तरह हीगेल के अनुसार, हीगेल ने जो है कला को परिभाषित करते हुए कहते हैं कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। रस्किन के अनुसार यदि हम बात करें तो रस्किन जो है कला को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है, यानी जो उसकी भावना है उस भावना को प्रस्तुत करने का काम मनुष्य कला के द्वारा अभिव्यक्त करता है।
एक और परिभाषा है 8वें नंबर में आप लिखेंगे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर कला को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में क्या होता है कि जो मेरी अपनी अभिव्यक्ति है, जो मेरी अपनी प्रस्तुतिकरण है, जो मेरी अपनी इच्छा है, उसे प्रस्तुत करने का काम एक मनुष्य के द्वारा किया जाता है कला में। आगे लिखेंगे 9 नंबर परिभाषा में, जो कि जयशंकर प्रसाद के अनुसार दिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है, कला वही है। एक और परिभाषा है जो कि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार दी गई है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है, जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। एक और परिभाषा है, अंतिम परिभाषा लिख लीजिए 11 नंबर में, जो कि नीत्शे के अनुसार दिया गया है। नीत्शे कहते हैं, कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। यानी आपके जीवन में जो कड़वा अनुभव मिल रहा है, जो कुछ आप कड़वा अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, उससे मुक्ति का माध्यम नीत्शे जो है कला को मानते हैं। तो यहाँ पर हमने 11 परिभाषा आपको लिखवा दिया। इनमें से आप जब भी कोई प्रश्न है कला की परिभाषा लिखने के लिए, इनमें से आप 2-3 परिभाषा का वर्णन जरूर करेंगे। और ये परिभाषा किनके द्वारा दी गई है, किन्होंने दिया है, उनका नाम भी आप अपने उत्तर में जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद कला की परिभाषा के बाद हम बात करते हैं कला का वर्गीकरण। यह आपका आज का अंतिम बिंदु है, कला का वर्गीकरण। जब हम कला के वर्गीकरण की बात करते हैं तो कला का वर्गीकरण जो है मुख्य रूप से कर सकते हैं कि 2 रूपों में बांटा गया है। कहेंगे कला का वर्गीकरण 2 बिंदुओं के आधार पर किया गया है। वो 2 बिंदु कौन कौन है? पहला आपका होता है उपयोगी कला और दूसरा है ललित कला, या इसे आप यूँ समझ सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट कला को जो है मुख्यतः 2 रूप में बांटा गया है। पहला हो गया आर्ट, दूसरा हो गया क्राफ्ट। यानी कि हम आर्ट को जो है इसे आप फाइन आर्ट भी बोल सकते हैं। फाइन आर्ट यानी कि ललित कला, ठीक है ना। और क्राफ्ट मतलब हो गया उपयोगी कला। कला का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो इसे 2 रूपों में करते हैं। पहला फाइन आर्ट, या बहुत से आर्ट भी बोलते हैं, फाइन आर्ट और क्राफ्ट। हिंदी में कहेंगे ललित कला और उपयोगी कला। देखिए उपयोगी कला क्या है, जैसे कि मैंने जब आपको क्राफ्ट सेक्शन पढ़ाया था, आर्ट में आपको बताया था कि वैसी सामग्री जो हमारे उपयोग के लिए निर्मित की गई है उसे हम लोग क्राफ्ट कहते हैं। आप उपयोगी कला में आगे लिखेंगे कि जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है उसे हम लोग उपयोगी कला कहते हैं या फिर क्राफ्ट कहते हैं। आप जो है क्राफ्ट का वीडियो देख लेंगे तो इसमें और डिटेल में हमने वहाँ चर्चा किया है क्राफ्ट की परिभाषा क्या है। यहाँ हम शॉर्ट में चर्चा कर देते हैं। जिसे मैंने कहा है कि जो कला, वैसी कलाएं जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे हम लोग उपयोगी कला की श्रेणी में रखते हैं या क्राफ्ट की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि आभूषण का निर्माण करना, रंगाई, छपाई, बढ़ई का काम करना या फिर अन्य कोई भी व्यवसायिक कार्य, ये सब क्या है जिससे हमें भौतिक सुख की प्राप्ति होती है उसे हम लोग उपयोगी कला की श्रेणी में रखते हैं। जब हम ललित कला की बात करते हैं तो ललित कला के अंतर्गत जो है ललित कलाओं का एकमात्र उद्देश्य केवल मानसिक या फिर आत्मिक आनंद प्रदान करना होता है। या एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि जो आपका उपयोगी कला है उसका काम होता है भौतिक सुख की प्राप्ति करना, और जो आपका ललित कला है उसका काम होता है आपके आत्मिक आनंद की खुशी प्राप्त करने की, आंतरिक खुशी प्रदान करना। और देखिए ललित कलाओं को जो है मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। मैंने कहा है कि भाग कौन कौन है। कला का वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं क्या जाना, कला का वर्गीकरण जो है 2 रूपों में क्या किया गया है।
एक आपका आता है उपयोगी कला, दूसरा था ललित कला। और ललित कला को भी जो है 5 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। ये जो है मेन ये 5 कलाएं हैं जो कि ललित कला के अंतर्गत आती हैं। ललित कला, आप देखिए इसमें चित्रकला, चित्रकला को ही हम लोग आप कह सकते हैं कि पेंटिंग इसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो फिर हम चलो 5 को फिर आप परिभाषित करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। चित्रकला में आप लिखेंगे कि चित्रकला मनोभाव तथा विचारों को अत्यधिक स्पष्ट करने में सक्षम होती है। इसका आधार रंग एवं ब्रश और पेपर होता है। यानी चित्रकला को क्या आधार क्या है, रंग एवं ब्रश होता है। पेपर भी आप कह सकते हैं, पेपर हटा सकते हैं, क्योंकि हम रंग एवं ब्रश के द्वारा इस कला को कहीं भी प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, चाहे दीवार हो चाहे पत्थर हो, कहीं पर भी इसे हम बना सकते हैं। तो मेन इसका आधार क्या होता है, चित्रकला का मुख्य आधार आपका रंग एवं ब्रश होता है। इसके बाद दूसरा आपका आता है मूर्ति कला। इसके अंतर्गत जो है किसी वस्तु का रूप, रंग तथा आकार निर्मित किया जाता है। यह कला जो है उत्कृष्ट मनोभावों को व्यक्त करने में सक्षम होती है। इसका आधार पाषाण एवं पत्थर के औजार होते हैं। या पाषाण को इसकी पत्थर कहा जाता है, पत्थर के औजार होता है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे औजार बनाए जा चुके हैं जिसमें पत्थर से काम किया जाता है, लेकिन शुरू में जो है पत्थर पर ही, पाषाण पर ही, पत्थर के औजार से ही ऐसी कलाकृतियाँ बनाई जाती थी। आजकल तो लोहे के औजार सब आ गए हैं जिससे मूर्ति कला बनाई जा रही है। इसके बाद तीसरा आपका आता है वास्तुकला। वास्तुकला को इसे हम लोग आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं, आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं। वास्तुकला के अंतर्गत जो है भवन, चर्च, मंदिर, मस्जिद, बांध तथा पुलों का निर्माण किया जाता है। इसके आधार की हम बात करें तो इसका आधार चूना तथा मिट्टी, सीमेंट, बालू सब कर सकते हैं, इसके आधार के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है दृश्य कला। आप एक और प्रश्न ये उठा, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि दृश्य कला हम किसे कहेंगे। तो देखिए ये जो 3 कला का मैंने बताया आपको अभी, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला, ये तीनों आप कह जाएंगे किसके अंतर्गत, दृश्य कला के अंतर्गत। दृश्य कला का परिभाषा होता है कि वह ऐसी कला है जो कि जिसे हम अपनी आंखों से देख सके, ठीक है ना। तो आप जो है चित्रकला को भी देख सकते हैं, मूर्ति कला को भी देख सकते हैं और वास्तुकला को देख सकते हैं। तो ये तीनों कलाओं को आप बोल सकते हैं दृश्य कला। ये तीनों दृश्य कला के अंतर्गत आती है। और जो है संगीत कला और काव्य कला को हम दृश्य कला की श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कला क्या हमने जाना, कला की परिभाषा, और कला के वर्गीकरण में 2 हमने जाना। एक आपका आता है उपयोगी कला और दूसरा ललित कला। और ललित कलाओं का भी 5 रूप है, चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। फिर इन 5 में से 3 जो आपके हैं, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला, इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से बोला जाता है दृश्य कला, यानी कि विजुअल आर्ट। आपको नाम से स्पष्ट है, वैसी कला है जिसे हम देख सकें, यानी अपनी आंखों से हम देख सकें, वो आपका होता है दृश्य कला। तो ये 3 आपके हो जाते हैं दृश्य कला। उसके बाद हम चलिए चौथे की बात करते हैं। ये आपका है संगीत कला। संगीत कला में लिखेंगे संगीत कला के द्वारा व्यक्त भाव अत्यधिक सूक्ष्म, स्पष्ट तथा हृदय ग्राही होते हैं। इस कला का आधार स्वर तथा नाद होता है। और आज की क्लास का जो अंतिम आपका है वो है काव्य कला। काव्य कला में आप लिखेंगे कि इस कला में स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। इसका प्रभाव चिर स्थायी होता है। इस कला का आधार शब्द तथा उसके अर्थ होते हैं। कोई भी आप कविता लिखते हैं, कोई भी कहानी लिखते हैं, तो उसमें आप स्वर तथा व्यंजनों का प्रयोग करके, शब्दों का आधार बना करके, उसकी परिभाषा को व्यक्त करके आप काव्य कला का निर्माण करते हैं। और आप कह सकते हैं काव्य कला से आपके संगीत
कला की भी शुरुआत हुई। मान लीजिए हम कविता लिखे, कोई गीत लिखे, वो तो काव्य कला है, लेकिन उसका उचित स्वर के साथ, नाद के साथ उच्चारण किया जाए तो आपका आता है संगीत कला के अंतर्गत। तो मुख्य रूप से हमने भारतीय कला एवं कलाकार तत्वों के पार्ट 1 वीडियो था, जिसमें हमने मेन रूप से कला के बारे में आप सभी के बीच चर्चा किया और बात किया। क्योंकि इसमें आप देखें भारतीय चित्रकला का ही वर्णन है, कलागत तत्व भी है, तो इसके अंतर्गत हम आगे जानेंगे कला के षडंग के बारे में या कला के अंग के बारे में। हमने तो कला को समझ लिया, लेकिन जब हम कलाकृतियाँ बनाने जाते हैं, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में मेन रूप से दृश्य कला पढ़ना है। यदि आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो पाठ्यक्रम में दिया हुआ दृश्य कला एवं शिल्प, तो मैंने कहा है कि चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला, ये तीनों क्या होते हैं, दृश्य कला के अंतर्गत आते हैं। तो हम अगले क्लास में जो है इन तीनों पर ही विशेष रूप से आप सभी को फोकस करेंगे, बात करेंगे। और आगे आपको यूनिट 1 में या फिर आप देखेंगे इसमें ड्रामा सेक्शन में पढ़ना, इसमें आपका संगीत कला और काव्य कला उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो हम पहले शुरुआत करेंगे चित्रकला से। तो जब हम चित्रकला की बात करेंगे तो चित्र जो निर्माण किया जाता है, आप जानते हैं कि हर काम करने का एक फॉर्मूला होता है, एक नियम होता है। उसी तरह चित्र बनाने के भी कुछ नियम है। उन नियमों को भारतीय शास्त्र में, चूँकि भारतीय चित्रकला हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय कला पढ़ रहे हैं, तो भारतीय कला के अंतर्गत कुछ नियम बताए गए हैं। और नियम कौन कौन है इसके बारे में हम कल के वीडियो में आप सभी की भी चर्चा करेंगे। कल का हमारा टॉपिक रहेगा कला के षडंग या फिर अंग, जो कि भारतीय कला एवं कलागत तत्वों के अंतर्गत ही हम जानेंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।